क्या मैदान और क्या पहाड़, आसमान से बरसी इस आफत ने किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, भारी बारिश की वजह से इन सभी राज्यों में नदियां उफान पर हैं। इसकी चपेट में जो भी आया इसके कहर से बच नहीं पाया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनी कुंड बैराज से पानी छूटने के बाद यमुना ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे दिल्ली में संकट काल हो गया है। भारी बारिश ने दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब उजड़ गया हमारा, तो सब पानी में डूब गया। सब पानी में बह गया। कोई सामान हमारा ऐसा नहीं बचा जो हम बना के खा भी सकते हैं, सारा बह गया हमारा। हमें किसी ने नहीं बोला है जी। यहाँ कोई ना पुलिस वालों आओ बोला न को, ना कोई मीडियम वाले आए, ना कोई वैसे कोई आओ। हम तो जब पानी इतना इतना भरेगा हुआ, जब अपने जुगुन में तो दिखा रहे रात को कोई पानी आएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर इलाके तक जल भराव हो गया है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। हालात बिगड़ते देख सरकार भी एक्शन में आ गई है। एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली से लगे 4 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। पहाड़ों पर भी बारिश ने खूब तांडव मचाया है। हिमाचल प्रदेश में तो पिछले 30 सालों के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश देखी गई है। कुल्लू मनाली में ब्यास नदी के उफान पर होने से सड़कें बह गई हैं। कुल्लू मनाली में बड़ी तादाद में लोग फंस गए हैं। पूरे राज्य में 1180 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और 20 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए हैं। हिमाचल में बारिश से अब तक 33 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से 4 धाम यात्रा पर असर पड़ा है। कई इलाकों की सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य सरकार हालात सामान्य करने में जुटी है। जल भराव काफी ज्यादा हो गया है और लोगों के घरों में पानी भी चला गया है। प्रशासन के लोग, हम लोग, सब लोग आकर यहाँ पर लोगों के बीच में हैं और हमारा यही है कि सभी लोगों को जो है कम से कम खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पंजाब, हरियाणा में भी भारी बारिश का असर दिख रहा है। सवाल ये है कि बारिश के पानी से देश की राजधानी अस्त व्यस्त क्यों हो जाती है? क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है? पहाड़ों पर जो तबाही मची है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? टूरिज्म बढ़ाने के नाम पर पहाड़ों पर ये कैसा विकास हो रहा है? क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जो बाढ़ में बह जाए? ऐसे विकास में पॉलिटिकल करप्शन की कितनी बड़ी भूमिका है? या इसे प्रकृति का प्रकोप मानकर हम अपने को तसल्ली देते रहें? दिल्ली में यमुना का पानी लाल किले तक आ गया है। लाल किले के पास वाली सड़क अगर आपने नहीं देखी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो नदी बन गई है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने वहाँ जाकर खुद अपने आंखों से देखा और हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली के लाल किला की दीवार और इसके आगे ये कोई झरना या फिर नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सड़क है जो इस वक्त पानी में लबालब दिखाई दे रही है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और जो खास तौर पर निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ सीधा राजघाट को जाता है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी और पानी ही दिखाई देगा। बहाव कितना तेज हो रहा है धीरे
धीरे धीरे वो आप इन लहरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे की तरफ पानी आ रहा है वो कितनी तेजी से आ रहा है। अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बहाव कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये बहाव काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पानी ही दिखाई देगा और ये जो सीधा रास्ता है वो यहाँ से ISBT की तरफ जाता है। काफी बिजी रोड है ये, लेकिन जिस तरह से हर तरफ पानी में डूबा हुआ ये इलाका दिखाई दे रहा है, इसके चलते ट्रैफिक को यहाँ पर आने से रोक दिया गया है। यही वजह है कि जो आउटर रिंग रोड का इलाका है वहाँ पर भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली की एक और तस्वीर है, जो पुराना यमुना का पुल है उसके पास का नज़ारा ही देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक दो मैं आपको बानगी दिखा रहा हूँ, बहुत सारे इलाके जलमग्न हैं, लोगों के जीवन मुश्किल में है, घर छोड़ के उनको दूर जाना पड़ रहा है। और आपने अभी सुना जब हमने स्टोरी दिखाई कि लोग अपना सामान तक नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उस पुल के पास जो बहाव है पानी का वो बहुत ऊपर तक आ चुका है, पुराने पुल के पास लगभग करीब करीब है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने भी देखा, आप भी देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने यमुना पुल के सामने हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ कभी जो है छोटी बस्तियां हुआ करती थी, झुग्गियां हुआ करती थी, लोग यहाँ रहा करते थे। आप यहाँ रिक्शे भी देख सकते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से, और इस इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे NDRF के जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हर थोड़ी देर में यहाँ पे NDRF की बोट लग रही है, निकल रही है और देख रहे हैं कि अगर कोई फंसा हुआ हो तो वो वहाँ पे उनकी मदद करें। और इसके लिए ये जवान पूरी तत्परता से लिखे हुए हैं। और जो यहाँ पे इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, आप अगर थोड़ी दूर पे देख सके तो वहां पे एक गौशाला है जहां पे 350 गायें फंसी हुई हैं। लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन गायें अभी भी वहां पे फंसी हुई हैं, तो उनको निकालने का काम चल रहा है। सिविल डिफेंस के भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये पूरा नजारा दिखाएं। ये सारे लोग जो है यहाँ पे किनारों में रहा करते थे, लेकिन अभी इन्हें मजबूरी में फिलहाल इन्हें यहाँ रहने को मजबूर है। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी है, जहां कुछ समय बाद G20 की एक बैठक भी होने वाली बहुत बड़ी, उसकी स्थिति ये है। जब भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो ये समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए, किसको दोष दिया जाए। प्रकृति नाराज इतनी क्यों हो जाती है? पॉलिटिकल करप्शन है, अतिक्रमण है, टाउन प्लानिंग की बहुत ही खराब स्थिति है कि इस तरीके की सिचुएशन को देश की राजधानी, जहां माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर किया जाता है, ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन कलई आपके सामने खुलती हुई दिख रही है। बातचीत आज इसी पे होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव बब्बर जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा है, पर्यावरणविद विमलेंदु झा और टाउन प्लानर HS संचेती जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ऐसी चर्चाओं में अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसी तो बारिश हमने कभी देखी नहीं है। 30, 40, 50 साल का एक आंकड़ा दिया जाता है कि इतनी बारिश हो गई है तो हम क्या करें, हमारे तो हाथ पैर फूल गए हैं। सरकारें हम लोग शायद इसीलिए बनाते हैं कि वो ऐसी किसी परिस्थिति से हमें बचाएंगे या वो ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उससे निपटा जा सके आसानी से। और ये सिचुएशन काफ़ी दिनों से चल रही है। अभी पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो फिर ये सवाल बार बार उठता है कि केवल ये कह देना कि बहुत पानी बरस गया इसलिए ये हो गया, पीछे से पानी आ रहा है इसलिए ये हो गया, हथनीकुंड डैम बैराज खोल दिया गया इसलिए ये हो गया, ये बचने के तर्क हैं। दरअसल प्लानिंग में फ्लॉ है, पॉलिटिकल करप्शन है। नदियों इतनी सक्रिय कर दी गई है, शहरों के अंदर अतिक्रमण करा दिए गए हैं, जिससे ये तस्वीर बनती दिख रही है। संजीव झा जी, अब तो दोनों सरकारें आपकी हैं सर दिल्ली में, कैसा लग रहा दिल्ली का नजारा सर? देखिए नीरज जी, अभी 4 दिन से बारिश नहीं हो रही है और आज जो आप अभी बाढ़ देख रहे हैं ये दिल्ली के बारिश के कारण बाढ़ नहीं है। ये बाढ़ इसलिए है कि लगातार पानी हरियाणा या हिमाचल से पानी लगातार यमुना में आ रहा है, वो पानी इधर बढ़ रही है। 1978 में से ज्यादा पानी अभी है, 107.49 था 1978 में, अब ये बढ़ के 8.74 तक पहुंच चुका अभी की बात करें तो ये लगातार बाढ़ की पानी चूंकि दिल्ली में आ रही है, उससे ये बाढ़ का संकट है। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इस बात की थोड़े से लगातार, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखा था
और एक अभी हमारे जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष उन्होंने एक ट्वीट किया है वीडियो, बहुत जरूरी है आपको जानना भी और देश के लोगों को देखना भी। देखिए आप ये जो आपका हमारा यमुना के साथ साथ दो कैनल हैं, एक है ईस्टर्न यमुना कैनल, दूसरा है वेस्टर्न यमुना कैनल। ईस्टर्न यमुना कैनल यूपी की तरफ जाता है, वेस्टर्न यमुना कैनल जो है वो हरियाणा की तरफ जाता है, जो दिल्ली में भी वो मुनाक नहर के तरफ आता है। आज मुनाक नहर सूखा पड़ा हुआ है, ईस्टर्न यमुना कैनल सूखा पड़ा हुआ है। थोड़े से पानी अगर डाइवर्ट कर दिया जाए, और अभी जो पानी लगातार 1978 में भी 7000 क्यूबिक पानी आया था और ऊपर पानी गया, लेकिन लगातार पहले 3 लाख क्यूबिक छोड़ा गया, फिर उसके बाद 2 लाख क्यूबिक छोड़ा गया, फिर 1 लाख क्यूबिक छोड़ा गया, आज 78,000 क्यूबिक छोड़ा गया। तो लगातार ये 3 दिन से पानी आ रहा है। अब पानी के इनलेट और आउटलेट में फर्क है। अब देखिए वजीराबाद तक हमारा तो आउटलेट 9 लाख क्यूबिक के करीब है, अब जब वहां पर ओखला पहुंच जाते हैं तो वो 3 लाख क्यूबिक है। तो इसलिए थोड़े पानी स्टेगनेंट हो रहा है। संजीव झा जी, 1978 में क्या हुआ था, 1940 में क्या हुआ था, आपके मुख्यमंत्री जी ने यानी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौसम विभाग ने ऐसा हमें बताया, हमें मालूम है, लेकिन शायद वो स्थिति नहीं बनेगी, और बनेगी तो मैं तैयार हूं, सरकार तैयार है। क्या तैयारी दिख रही है आपकी? सुना अभी आप लोगों क्या कह रहे हैं वो? नीरज जी, 2 बातें हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये दिल्ली के बारिश के पानी के कारण ये जल भराव होता तो आप कहते दिल्ली सरकार का नाला। एक मिनट संजीव जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, जनता को भरमाइए मत। मैं पॉइंटेड इसलिए लाना चाहता हूँ कि यमुना नदी कोई प्राइवेट नदी है क्या कि जो हरियाणा से चलती है और खट्टर साहब ने पानी छोड़ दिया? पहले बात तो निजी नदी नहीं किसी की, है ना, वो प्रकृति का पानी बरसेगा तो आएगा। नहीं सुनो ना आप, और ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं कि केवल दिल्ली में पानी बरसेगा तो इसलिए वहां पे बाढ़ आएगी। भाई साहब ये भौगोलिक जानकारी तो आप रखिए कम से कम। चुनौतियां क्या है? कोई भी प्राकृतिक आपदा का समाधान 2 दिन में 2 मिनट में तो नहीं हो सकता ना। प्लानिंग क्या थी सर? 9 साल हो गए आपकी सरकार वहां है, लंबे समय से क्या प्लान किया था? कोई आपात स्थिति के लिए कोई इमीडिएट प्लानिंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि जब यमुना में पानी का आप देख रहे हैं प्रभाव, तो ये आउटलेट जो कैनल है उसमें भी आ रहा है, और उसी आउटलेट कैनल जो पहले यमुना की तरफ पानी जाता था, अब वो पानी यमुना से होकर हमारे दूसरे कैनल में आ रहे हैं, आउटलेट कैनल में आ रहे हैं। चाहे टो ड्रेन है हमारा, चाहे नजफगढ़ ड्रेन है, और उसी ड्रेन से फिर जो नियर बाई एरिया है उसमें पानी संजीव झा जी एक चीज बताइए ना, आप समझदार आदमी, यार पढ़े लिखे आदमी, देखो ना आजकल जो बिल्डिंगें बनती, मकान बनते हैं, अभी आप चिंता मत करिए, सब सरकारों का दोष मैं गिना रहा हूँ। तो भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाती है, सड़कों किनारे बड़े ड्रेनेज बनाए जाते हैं, बरसात से पहले नालियां साफ करा ली जाती हैं। यही तो काम होता है ना सरकारों का। और क्या काम है सरकारों का? क्या आपने किया? क्या आपातकाल की स्थिति के लिए तो सरकार चुनी जाती है, वरना तो जीवन चल ही रहा, समाज जीवन। आपका क्या काम है सरकारों का? वो भी डेटा में आप देखिए, अगर इमीडिएट बात, 2 तरह की बातें हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान किया है और इमीडिएट प्लान किया है। तो इमीडिएट प्लान की बात कर रहे हैं तो नालों की सफाई, नाले 2 तरह के हैं, एक गलियों के नाला, दूसरा आउटफॉल नाला। तो दोनों नालों की सफाई प्रॉपर हो गई। यमुना के किनारे का अतिक्रमण जो है उसके बारे में आपने क्या किया, मुझे ये बताइए। सफाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो आज बाढ़ है, ये बाढ़ आज बाहर से जो पानी आ रहा है दिल्ली में उसके कारण हो रहा है, और इसके कारण ना केवल यमुना के साथ साथ हमारे जितने भी ट्रेन हैं उस सभी ट्रेन में पानी आ गया है, और उससे छोटी छोटी नाला जुड़ती है, उस नाले के थ्रू उधर पानी आ गया। तो इससे नालों की साफ सफाई थी। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, आप कह सकते हैं कि अभी इंक्रोचमेंट एक कारण हो सकते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट यमुना में हुआ हो, चाहे आप कह सकते हो पुल के जरिए लोगों ने क्या किया सर? मेरा सवाल तो वही है ना। देखिए, अगर ये कोई कुछ नहीं कर सकता, आपातकाल की स्थिति है, नेचुरल डिजास्टर है, तो फिर बात ही खत्म ना। फिर केजरीवाल जी या भारद्वाज जी क्यों घूम रहे हैं सड़क? अपने आप सब ठीक हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो इसलिए घूम रहे हैं कि इमरजेंसी मेजर्स लें। हमने पहले कहा 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। क्या आपने मुझे टाउन प्लानिंग बताइए, आपने टाउन प्लानिंग क्या की? एक मिनट संजीव झा जी, दिल्ली का अपना कोई क्लाइमेट नहीं है, ये आपको पता है कि नहीं पता? पहले ये बताइए। नहीं पता ना? नहीं, बिल्कुल पता है। नहीं पता आपको सर? इसीलिए हर साल पोल्यूशन होता है, क्यूआई बढ़ता है वहां पे, क्योंकि हिमाचल में बर्फ गिर गई तो ठंडी हो गई, राजस्थान में गर्मी हो गई तो गर्मी हो गई, पंजाब में पराली चल रही है तो दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। जब आपको दिल्ली की, एक मिनट संजीव झा जी सुनिए, आपसे समझना नहीं पड़ेगा। नहीं मुझसे, अरे मुझसे मत समझिए सर, अभी 2 विद्वान बैठे उनसे समझ लीजिए, मुझसे मत। मैं तो बहुत ही मतलब अज्ञानी टाइप का आदमी, इसलिए मासूम सवाल पूछ रहा हूं
कि जब आपको मालूम है दिल्ली की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, तो आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। आपसे सवाल इसलिए सरकार में, आप अभी बब्बर जी से भी पूछो, उनकी भी सरकार है यहाँ पे। तो मुझे ये जानना है कि 2 लोकल गवर्नमेंट्स आपके पास हैं और ये आपको मालूम है कि यहाँ इस तरह की सिचुएशन आती है, तो क्या आपने तैयारी की, क्या आपकी प्लानिंग है? आप ऐसा तो नहीं कि अभी 6 महीने पहले आपकी सरकार बनी, आप तो दिल्ली बहुत दिन से चला रहे हैं सर। प्लान बताइए आप। यमुना किनारे का अतिक्रमण हटाया आपने क्या? नदियां सक्रिय हो गई हैं। समय दीजिएगा और ये सुन लीजिए, मैं तैयारी बोलिए निर्बाध समय। दोनों बातें कहा कि शॉर्ट टर्म तैयारी क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तैयारी क्या होना चाहिए। शॉर्ट टर्म तैयारी की जहां तक बात है तो सभी, चाहे कॉलोनी का ड्रेन हो, चाहे उसके बाहर का ड्रेन हो, या बाहर का नजफगढ़ ड्रेन, टो ड्रेन या बाकी ड्रेन हो, उसकी सफाई होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश हो तो बारिश का पानी छोटे ड्रेन से मझले ड्रेन में, मझले ड्रेन से बड़े ड्रेन में जाए, फिर वो बाहर निकल जाए। तो बारिश के कारण कोई जल भराव नहीं हुआ। अब जो 3 दिन से आप फ्लड का जो सिचुएशन देख रहे हैं वो यमुना में पानी आने के कारण हुआ है, और ये यमुना का पानी बाहर से पानी आया है। और मैंने आपको विस्तार से समझाया किस तरह से पल्ला में पानी आता है, पल्ला से फिर हमारा बैराज पानी आता है, बैराज से फिर आईटीओ में जाता है। सुनिए संजीव झा जी, आप तैयारी नहीं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बता रहे थे, शॉर्ट टर्म तो आप बताइए, नाले वाले बता दिए, लॉन्ग टर्म क्या किया आपने? बताइए। तो मैं उसी पे तो आ रहा था। आपने हमारी पूरी बात नहीं, बहुत लंबा सर निबंध, थोड़े परीक्षा नहीं चल रही यूपीएससी की, निबंध लिखना यहाँ पे जनता के पास इतना पेशेंस नहीं है। छोटा बताइए कि आपने क्या किया। तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं है। अगर आप अरे तो भाई आप थोड़े बताएंगे ना कि हमने ये किया था लेकिन फ्लॉप हो गए हम, या हमने ये किया था ये सक्सेसफुल हो गए। चुनौतियां क्या है? देखिए, आज कोई भी, अब मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ नीरज जी, और वो क्षेत्र बुरारी आता है, और बुरारी यमुना के किनारे है। अब यमुना के किनारे है, हमारे यहाँ यमुना का पुस्ता था, हमने उसके हाइट को बढ़ाया। अगर हाइट नहीं बढ़ा होता तो आज यमुना फ्लडेड हो गया, हमारा क्षेत्र फ्लडेड हो गया रहता। इसी तरह से बाकी भी इम्बेकमेंट की पहले व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब मैं अपने यहाँ हाइट बढ़ा रहा था तो बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि 1978 से बड़ा बाढ़ नहीं आ सकता है। आज 1978 से बड़ा बाढ़ आया है, इस पे भी स्टडी की जाएगी, फिर इस पे प्लान की जाएगी। कोई भी प्लान आपका अंतिम नहीं होता है कि इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। कोई आप भाई साहब आपने संजीव जी हो गया ना, अभी आपने नहीं, ये जवाब सुनिए ना सर, ये जवाब सिर्फ 250 शब्दों वाले हैं। आगे तैयारी ना मुझे 500 शब्दों का जवाब चाहिए, ना मुझे 1 लाइन का चाहिए। नहीं हो गया, अभी सुनिए सवाल सुनिए सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सुनिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सुनिए। हिमाचल को भी, हरियाणा संजीव, हाँ यही पॉइंट मैं सुनना चाहता था कि इसके लिए हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गंगोत्री से लेकर के सब जगह तक ये प्लान होना चाहिए। तो सुनिए ना महाराज संजीव झा जी, अरे संजीव झा जी 1 मिनट सुन जाइए। जो एक बैराज है हथनी कुंड बैराज, अरे संजीव झा जी सुनिए ना सर, काम की बात तो सुनिए ना। हथनी कुंड बैराज है ना, और वहां पे बहुत कम पानी स्टोर हो सकता है, मतलब रुक सकता है, रिजर्वायर नहीं वहां पे बहुत बड़ा। तो 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वहां पानी रुक नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है। मालूम था ना आपको? ये बात आपको तब मालूम पड़ी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अरे भाई साहब ये तो बहुत दिन से मालूम, आज थोड़ी बना बराज। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो आपने नहीं की। अब आप रुकिए, नीरज जी, अरे रुको ना भाई। नीरज जी, हमने आपको कहा कि हथनी बैराज के पास ही 2 और कैनल हैं, ईस्टर्न यमुना कैनल और वेस्टर्न यमुना कैनल। सवाल क्यों कर रहा हूं? कि अगर थोड़े पानी उधर से डाइवर्ट कर दें आप, तो हो सकता है कितना प्रेशर इस पे नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर आप पानी का अंतराल थोड़े बढ़ा देंगे तो पानी डाइवर्ट होगा। तो दोनों चीजें, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप नहीं जा सकता, आप डिबेट में आइए, आपने अरविंद केजरीवाल तो आप साबित कर लें, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये 18-19 किलोमीटर के यमुना को केवल ठीक कर देने से ये बाढ़ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। और आज ठीक कर दें फिर तो आप गवर्नमेंट को हटा दीजिए। संजीव झा जी प्लीज, दिल्ली के लोग सुन लें, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, नेचुरल कैलेमिटी है। दिल्ली सरकार आइसोलेशन में काम करने से साफ नहीं होगा। तो आपको तो मानना पड़ेगा ना कि संजीव भाई, अभी आइसोलेशन नहीं, अब हम इनको लेके आते हैं, कपलिंग करते हैं। राजीव बब्बर जी, आपकी भी सरकार है दिल्ली में, केंद्र सरकार है, और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में है सर। और अभी 6 महीने पहले तक छोटी वाली दिल्ली की सरकार आप ही के पास थी। ये स्थिति क्यों हुई भाई? आप लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, अगर ये
सवाल हमसे देखिए। अरे राजीव बब्बर जी से पूछा भाई संजीव झा जी, अब तो मतलब हर सवाल का जवाब आप ही दोगे क्या? ये राजीव बब्बर जी के लिए सवाल था। जी राजीव बब्बर जी बोलिए। देखिए, मैं अभी बहुत शांति से संजीव भाई को सुन रहा था और मैं विनती करूंगा कि मेरी बात भी सुन ली जाए। इनका ये जो 1978 वाला लॉजिक है वो बिल्कुल ऐसा लॉजिक है जैसे बस इनको जो एक इनका जो पुरानी राजनीति है जिसमें ब्लेम बेम करते रहो और एक्सक्यूज ढूंढते रहो और अपनी जिम्मेवारी से भागते रहो। अरे भाई 1978 का जब आप एग्जाम्पल देते हो तो जो 9 साल से तुम राज कर रहे हो और जो जमुना के अंदर डिसिल्टिंग होनी थी, जमुना के जो एक प्रॉपर उसकी सफाई होनी थी, उस पर तुमने क्या किया लोग पूछेंगे। दूसरी बात यह है कि हथनी कुंड बैराज से पानी आ रहा है। भाई हरियाणा कोई पानी का प्रोडक्शन तोड़ना कर रहा है, हम भी कहाँ आप पे इल्जाम लगाने की पानी आप पैदा कर रहे हो। ये तो नेचुरल वाटर है जो आ रहा है और लोगों को गुमराह मत कीजिए। हथनी कुंड बैराज जो है वहां पे उसकी एक कैपेसिटी है, सबको पता है, 10 लाख क्यूसेक लीटर की उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद वो हरियाणा में भी उसने पानी छोड़ा है, उसने उत्तर प्रदेश में भी पानी छोड़ा है और उसने दिल्ली में भी पानी छोड़ा है, क्योंकि वही उनके 3 सर्कल्स हैं और कोई मुख्यमंत्री नहीं चिल्ला रहा है। लेकिन ये जो है जिम्मेवारी से भागने के लिए हरियाणा पानी छोड़ रहा है। आपकी बात सुन के तो ऐसे लगता है जैसे पानी जबरदस्ती हरियाणा ने छोड़ दिया हो। भाई वहां तो पानी भी हिमाचल से आ रहा है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री या उनके नेता तो रोते नहीं दिख रहे जी कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया। तो ये बेसिकली बारिश ज्यादा हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उसके लिए तैयारी पहले करनी चाहिए थी। अभी आपने देश के अंदर अभी आपने देखा जब तूफान आया गुजरात में, वो एक उदाहरण है किसी भी सरकार का जमीन पे काम करने का। उनसे सीखिए किस तरीके से उसकी तैयारी की गई बिना हथौड़। सरकार की जिम्मेदारी बताइए सर, अपनी सरकार की जिम्मेदारी दीजिए सर, मेरे को बोलने दीजिए और उसके बाद फिर आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात सुनूंगा। अपनी सरकार की जिम्मेदारी बताते रहिए। हम आपको सहयोग करना चाहते हैं, परंतु जब आप इस तरीके की बात करते हो, और देखिए सर ये एटीट्यूड ठीक नहीं है साहब। आपको कोविड की वैक्सीनेशन होगी, यही संजीव भैया और इनके मुख्यमंत्री 15 साल तक वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी ये चिल्ला रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, डरा रहे थे और फिर चिट्ठियां लिख रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हुई तो होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी बाढ़ में नीचे काम करने के बजाय पहले वो चिट्ठी लिखते हैं, फिर वो मीडिया को दिखाते हैं हथनी कुंड से आ रहा है जी पानी। और मुख्यमंत्री जो IIT से पढ़े हुए हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है। मतलब आप क्या सोचते हैं, दिल्ली के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? भाई हथनी कुंड से जब पानी भी संजीव भैया छूटता है ना तो 72 घंटे लगते हैं दिल्ली में पहुंचने के। अगर आपने ठीक से होमवर्क किया होता तो दिल्ली में लोगों को खाली करा देते, ठीक समय पे टेंट पहुंचा देते, ठीक समय में टॉयलेट पहुंचा देते, सबको साथ ले लेते, ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते और फिर दिल्ली में हम मिलकर सारे काम करते। बब्बर जी ये सब आप करते नहीं है। बब्बर जी गुमराह करने का काम, एक्सक्यूज देने का काम चिट्ठी आपके मुख्यमंत्री का काम। मुख्यमंत्री जी ने पहले एक चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है, अब आप लोग देखिए। आप लोग कैसे देखेंगे बताइए? असर आपकी सरकार है बब्बर साहब, केंद्र सरकार भी है दिल्ली में, बच नहीं सकते आप, बताइए। सर केंद्र सरकार ने सारी सेंट्रल फोर्सेस दे दी, हमने 12 टीम दे दी NDRF की जो काम कर रही हैं, ऑन ग्राउंड काम कर रही है, सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके लिए हैं। और सुनिए सर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, 18 अप्रैल से लेके 30 मई तक सर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इनके सभी डिपार्टमेंट्स को, इनकी सरकार को, PWD को, MCD को, दिल्ली जल बोर्ड को लेटर लिख के बताया कि ये लो लाइन एरियाज हैं, यहाँ पर आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए। केंद्र सरकार सर, अभी भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ में काम कर रही है। दिल्ली को हमेशा केंद्र सरकार ने दिया है, कोविड में भी केंद्र सरकार ने निकाला। इन्होंने क्या, ये तो हाथ खड़े करके भाग गए थे, सबके सब ऑक्सीजन नहीं है तो मरने के लिए छोड़ जी रुकिए एक मिनट, अभी ये सवाल मेरा दोनों लोगों से है कि जब आन पड़ी सर पे तो निकले घर पे, है ना? दिवाली साल आसपास मैं हर साल एक शो करता हूँ, विमलेन जी कई बार आते हैं उसमें, वो सालाना शो है मेरा, मैं हर बार करता हूँ जब वो पराली जलती है। कोविड के बाद भी हमने बहुत बार किया कि वो पोल्यूशन हो जाता है, साल में एक ही शो मैं करता हूँ वो। तो ऐसा क्यों होता भाई साहब? 9 साल से आपकी सरकार, सर आपकी भी 10 साल हो रहे हैं सरकार के। एक दिल्ली कम से कम राजधानी के लिए एक प्लान आप लोग बना ही सकते हैं कि ये साल में जैसे ही बारिश होगी, पोल्यूशन होगा, फिर ये पराली जलेगी, फिर वो, ये क्या है भाई? आप लोग समय पे क्यों नहीं प्लान करते हैं? संजीव जी बोलिए। समय देंगे बोलने? हाँ समय दे रहा हूँ। देखिए नीरज भाई, मुझे लगता है कि ये डिबेट ही टोटली इनजस्टिस इसलिए है कि अगर आप हरियाणा का दिखा देंगे, अगर गुड़गांव का दिखा देंगे हालात, नोएडा का हालात दिखा देंगे तो जस्टिस होगा।
अब गब्बर साहब आपने मेरी स्टोरी ध्यान से देखी नहीं सर, आपने देखी नहीं। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने देना, बीच में बोल के पूरा डिबेट खराब कर नहीं, डिबेट खराब नहीं, आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने स्टोरी देखी नहीं है। हमने पहाड़ों में आधी स्टोरी करी है कि कहां से क्या सड़कें धंस गई, कहां से दिक्कत आ रही है। आप ये नहीं कह सकते खाली दिल्ली दिखा रहा हूं। गब्बर जी कह रहे हैं कि सर दिल्ली में खराब है, तो हरियाणा में सब ठीक है क्या? गुड़गांव में सब ठीक है क्या? गाजियाबाद में सब ठीक है क्या? तो दोस्त आप उन्हीं को दे रहे हैं ना। संजीव भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे ही चिट्ठियां लिख रहे हैं? वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने कहा आपको कि मैंने अभी हमारे सोमनाथ भारती जी ने विजुअल वहां पे जाकर के वेस्टर्न पेरिफेरल जो है इसका, वेस्टर्न यमुना जो पेरिफेरल है उसका वीडियो दिखाया कि पूरा सूखा है वो नहर, मुनाक वाला नहर पूरा सूखा है। तो अगर पानी जाता तो सूखा तो नहीं होता ना। तो ये पानी का डाइवर्जन होना चाहिए था, हम ये कह रहे हैं। हम कतई नहीं कह रहे ये दिल्ली में पानी नहीं आएगा, दिल्ली में पानी आएगा। पंजाब ने पानी रोका है ना, तो कुछ तो राहत मिली। तो थोड़े थोड़े से डाइवर्ट करके अगर पानी चलाते तो ठीक नहीं होता, ऐसा आप नहीं होती। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो डैम नहीं है, वो बैराज है, वहां से एक लेवल के बाद में पानी छोड़ा जाता है, तीनों जगह पानी छोड़ा गया है। मिसगाइड मत कीजिए, पानी के कारण ये सब नहीं हुआ सर, दिल्ली में पानी छोड़ने के कारण ये सब नहीं हुआ। एलजी साहब अरे वो आप विधानसभा में आप थे ना संजीव भैया, जब आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं हूँ दिल्ली का मालिक, फोटो क्लिक करते थे, मैं हूँ दिल्ली का मालिक, आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे ना विधानसभा में मैं हूँ दिल्ली का मालिक, सब ट्रेन में क्लिक करते मालिक कहाँ है? अगर एलजी साहब ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो ये सारी जिम्मेदारी एलजी की सरकार के मुखिया भी तो है। केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ तो खुद विधानसभा में लेकिन अगर दिल्ली सभा में तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं राजा हूँ, मैं हूँ मुख्यमंत्री जी जो है वो राजनीति करके। अच्छा दोनों लोग रुक जाइए सर, रुकिए राजीव जी, संजीव झा जी रुक जाइए भाई। अब आप लोग जो है ये केवल दिल्ली के सत्यानाश करने के लिए एलजी साहब को यहाँ भेजा है। अरे भाई साहब देखो आगे ना आप घूम फिर गए वहीं पे। हर काम के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अरे हर काम के लिए क्या, जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, जब कानून नहीं था तब भी आप उन्हीं के पास जाते थे। अभी रुकिए सर, संचेती साहब के पास चलते। संचेती साहब देखिए इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है। आप दिल्ली में रहते होंगे तो मुझे बताइए कि कैसे काम चल रहा है। टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? ये क्या है, मतलब क्यों होता है बार बार? अगर हमको प्रकृति के प्रकोप पे ही जिंदा रहना है, उसमें कोई इंटरवेंशन ये लोग कर नहीं सकते हैं, और मैन मेड प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं। तो बताइए कैसे काम चलेगा? देखिए प्राकृतिक प्रकोप जो है सबको नजर आ रहा है कि हेवी रेन्स की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा दिल्ली में जो होना था, और बैराज का पानी छोड़ने से भी जो है एक्सेस वाटर आ गया और हर नदी नाले की एक कैरिंग कैपेसिटी हुई। सबसे बड़ी जो मैं चीज आपको कहूंगा कि नेशनल कैपिटल रीजन बनाया ही इसलिए गया था कि इस पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया का प्राकृतिक दृष्टि से सारा सर्वे करके, इसके यहाँ की फिजियोग्राफी देखते हुए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखते हुए, ये सारा का सारा जो है प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग किया जाए। और लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हुए पूरे एनसीआर का ड्रेनेज प्लान 2050 या 41 के लिए जो भी है वो उन्होंने बनाया भी था। आई डोंट नो कि कहाँ उसकी क्या स्थिति है। तो रीजनल कंटेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम, नदी नाले किसी एक पर्टिकुलर दिल्ली से न तो चलते हैं न दिल्ली में खत्म होते हैं, नहीं ही हरियाणा से चलते हैं न हरियाणा से खत्म होते हैं। ये एक नेचुरल प्रवाह है। इसमें जो प्लान बनता है एनसीआर का या जो भी ड्रेनेज प्लान बनता है उसमें सारे नदी नाले तालाब जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी स्टडी होती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी पता लगती है, पिछले 50 वर्षों में कितनी बरसात हुई और उस बरसात के बाद जो है उन नदियों में कितना पानी आया, नालों में कितना पानी आया, उसकी क्या स्थिति रही। तो एक तो ये रहा कि लॉन्ग रेंज में एनसीआर द्वारा जो है इसका पूरे क्षेत्र का एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाए और उसके साथ ही ड्रेनेज प्लान करके उसको किया जाए। दूसरी जो जिम्मेदारी है दिल्ली की, जहां तक है लोकल है, वो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि मास्टर प्लान जो यहाँ का बनाया गया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको कि मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है। उस मास्टर प्लान क्षेत्र में ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है, फिजियोग्राफिक सर्वे होते हैं, पॉपुलेशन के सर्वे होते हैं, एग्जिस्टिंग सर्वे होते हैं कि कहाँ पे जो है नदी नालों में एनक्रोचमेंट है, कहाँ पे कच्ची बस्तियां बसी हुई है, कितने नदी नाले हैं जिनमें जो है उसको चौक कर दिया गया है।
ये स्टडी दिल्ली के मास्टर प्लान में जो है वो जो करने की जो चीज है, और उसके आधार पर जो दिल्ली की प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन को इंटीग्रेट करते हुए दिल्ली की लोकल प्रॉब्लम को देखते हुए इस तरह से लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मैं अभी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो होना था हादसा हो गया है जी। और ये हर साल होगा या हो सकता है। आप ये देखिए कि हायरार्की में तीसरा सिस्टम आता है कि लोकल एरिया, लोकलिटीज, जैसे ज्यादातर जो प्रभावित क्षेत्र है यमुना के आसपास के क्षेत्र है, लाल किले के आसपास का क्षेत्र है, सिविल लाइंस में जिसमें पानी भरा, तो जब प्लान मास्टर प्लान बनता है उसमें ये सारे एरियाज आइडेंटिफाई होने चाहिए। गंगा नदी का जो कोर्स है, नेचुरल कोर्स है, या उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो बढ़ाना है, उसमें ये बताएं कि जो कच्ची बस्तियां बसी है, आसपास के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर पे जो कच्ची जो बस्तियां बसी है अनऑथराइज है जी, उनकी वजह से आप देखो कि ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं है। जितना पानी आता है वो सारा का सारा उपरांत तरीके से जो है वो नेचुरल कोर्स बनाता है। पानी जब ज्यादा पानी आएगा जी संजय जी साहब, संजय जी साहब, मुझे लगता है कि अगर अभी निकाले जाए ना दस्तावेज, तो ये सब कागज पे बड़े बड़े प्लान मिलेंगे कि ये इधर से नाला, उधर से ड्रेनेज सिस्टम, ये पाइप, वो पाइप, कागज पे सब बने रखे होंगे, होते नहीं है। आपको कि जो मैं बताऊं आपको, जो प्लान बनाया गया है उसमें मास्टर प्लान की गलती नहीं है जितनी बसावट की गलती है। और बसावट में जब आप कह रहे हैं कि अनाधिकृत निर्माण, बसावट अगर दिल्ली के आउटर एरिया की अगर बसावट देखें तो कच्ची बस्तियां, एग्रीकल्चर लैंड पे जो बस्तियां बसी है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बसे हैं पिछले 20 वर्षों में, तो उसकी वजह से आप ये देखें कि जो और प्रेशर है दिल्ली के ऊपर, और जो नदी नालों पे जो प्रेशर है, अच्छा नदी नालों को तो क्या होता है कि आम आदमी मानता है नो मैंस लैंड है, तो वहां जाके बसावट हो जाती है, और बसावट के बाद वो फिर इतनी डेंसिटी हो जाती है कि उनको हटाना मुश्किल होता है, और हटाते हैं तो प्लान बनाते हैं तो उनको या तो ये कि उनको परमानेंट। संजय साहब, ये पूरी तरीके से मैनमेड और मेसअप है। आप इसको कह सकते हैं चलो पानी बरस रहा है तो हम क्या करें, 1978 के बाद पहली बार इतना पानी बरस गया है। अब गेहूं तो यार आदमी जलाता है, धान आदमी जलाता है, पराली तो हम ही जला रहे हैं ना, वो तो नहीं ऊपर से आकाश से जल के आ रही है, धुआं हो रहा है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग में पिछले 50 वर्ष के डेटा देखे जाए, प्लानिंग है, 50 वर्ष के डेटा देखे जाए। चर्चा हम दिल्ली की कर रहे हैं, दरअसल ये पूरे देश की समस्या है। आप सोचिए कि घरों के सामने 12-12 फुट की सड़कें हैं और उनके नक्शे पास हो जाते हैं, जहां पे एक कार निकल जाए तो दूसरा आदमी पैदल नहीं चल सकता। आप सही करेंगे, जब रेगुलेशन हो जाता है ऐसी बस्तियों का, तो ऐसी ये जो व्यवस्था बनाई गई तो ये तो झेलने के लिए आप डेस्टिन्ड हैं, दिल्ली के नहीं कहीं के लोग भी हों। विमलेंदु झा साहब, क्या हम प्रकृति के साथ इतना अन्याय कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं कि ये तो हमको अब आदत डाल लेनी चाहिए। अभी तो ये 1978 नहीं, अब तो बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकता है, क्योंकि जो हाल फिलहाल की घटनाएं पहाड़ों की तरफ हुई हैं वो दिखाती है। जोशीमठ में भी पिछले साल हुआ था। विमलेंदु जी, सबसे पहले ये समझना, और ये मुझे एक बात को रखना बहुत आवश्यक है कि हम बार बार अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। हम जो ऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप देखें, समस्या जो आज दिल्ली में है, चाहे वो यमुना के किनारे की समस्या हम सबों को दिखती है, आज की चर्चा यमुना के फ्लड के ऊपर है, लेकिन फ्लड की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, पानी जमाव की स्थिति, पर्यावरण को बर्बाद करने की स्थिति, बैड वाटर मैनेजमेंट की स्थिति पूरी दिल्ली की है, और सिर्फ ये यमुना किनारे की नहीं है। और यमुना किनारे का भी जो सबसे बड़ा एनक्रोचमेंट वो झुग्गियां नहीं है जो संचेती साहब कह रहे थे, या फिर जो किसान हैं, वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है सरकार द्वारा किया गया इंक्रोचमेंट, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज हो, चाहे वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो बहुत प्रगति मैदान हो, चाहे वो पूरा का पूरा रिंग रोड हो, जो पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को, जो नेचुरल ड्रेनेज है, उसको बर्बाद करता है। तो एक चीज जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना बहुत आवश्यक है। बहुत आसान है इस चर्चा और परिचर्चा में दोषारोपण सबसे गरीब आदमी के ऊपर करना। हमारे 40 साल 50 साल का जो ओवरऑल टाउन प्लानिंग है वो फ्लॉड है, जो दिल्ली के टोपोग्राफी को बिना समझे, बिना उसको ध्यान में रखे, उसके ज्योग्राफी और जियोलॉजी को बिना समझे, उसके चारों तरफ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो संजीव जी और बाकी लोग जो राजनीतिक वक्तागण बात कर रहे थे, ये ऐसी स्थिति ऐसा है कि 153 और 155 mm बारिश की बात हम 4 दिन पहले कर रहे थे।
आज हम हथनी कुंड के बारे में बात कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि 10 mm भी बारिश अगर दिल्ली में हो जाए तो बारिश का पानी जो है फ्लाईओवर आधे से ज्यादा डूब जाते हैं। अब उसके लिए हम हथनी कुंड को तो जिम्मेदार नहीं देंगे। मैं गुड़गांव में रहता हूं पिछले 1 वर्षों से, और गुड़गांव के आधे से ज्यादा सड़क जो है वो स्विमिंग पूल बन गए थे और बन जाते हैं, और साल में कम से कम 3 महीने वो पूल बने रहते हैं जो फ्री में यूज किए जाते हैं। तो बब्बर साहब, वो तो हथनी कुंड का पानी नहीं है। इश्यू ये है कि हमने एनक्रोच किया हुआ है, जो नेचुरल वाटरवेज थे, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स थी, उसको हमने एनक्रोच किया है। और साथ ही साथ जो आपने अपने वक्तव्य में भी कहा कि ये सिविक एपैथी, पॉलिटिकल करप्शन और लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है कि दिल्ली की जो ऐसी स्थिति हुई है वो पूरे के पूरे, आपको संजीव जी के पास अगर जवाब होगा तो संजीव जी से पूछेंगे आप प्लीज कि पिछले 10 वर्षों से उनके पास एक फाइल पड़ी है जो ड्रेनेज मास्टर प्लान की थी, और अभी तक 8 साल तक वो उस पर काम हुआ और 2 साल से उस फाइल पे लोग बैठे हैं। दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है, वो सन 1976 में बना था। तो जब आपको पता है कि 76 में या 78 में बहुत बाढ़ आया था और 10 साल से आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप प्रिपेयर कर रहे थे, जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है, उसको हमने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या है? हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज सिर्फ अपनी सरकार और अपनी सीट को बचाना है या लोगों को बचाना है? जैसे आप और हम साल भर और साल दर साल बात करते हैं कि ये समस्या हुई तो हरियाणा पर एयर पोल्यूशन इसके कारण है। अरे सारी समस्याएं, नदी तो बहुत सारे राज्यों से गुजरती है ना, इंटरस्टेट वाटरवेज हैं ये। तो अगर हम यही सबको एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे तो हम काम कब करेंगे? मैं संजीव जी से पूछ लेता हूं। संजीव जी, ये जो जिक्र कर रहे हैं विमलेंदु जी, एक फाइल पड़ी हुई है मास्टर ड्रेनेज प्लान की, क्यों पड़ी हुई सर? करिए ना उसको आप लोग, क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब भी दूंगा। शायद विमलेंदु जी को कुछ हद तक पता भी होगा। कि एक बात समझिए, आज से 4 साल पहले इस ड्रेनेज प्लान पे अरविंद दिल्ली के सीएम काम कर रहे थे। फिर एलजी साहब ने एक फाइल भेजा, कहा इसको वेट करना पड़ेगा। हमने इस फाइल को वेट भी कराया, आईटी से वेट कराया, बाकी एक्सपर्ट एजेंसी से वेट कराया। अब उसके बाद एलजी साहब उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे हैं। मैं फिर यही जब कहने लगूंगा तो आप कहने लगेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हालात भारतीय जनता पार्टी है। सुनिए भाई, बना दिया है। सुनिए संजीव भैया, लेकर बैठ गए। संजीव भैया सुनिए, ये सच नहीं है संजीव भैया, सुनिए ध्यान से। और अगर ये फाइल रोक दी गई थी तो आप तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है प्रदर्शन करने में, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जाके धरना डाला इस बात पे आपने एलजी के दफ्तर पे, जैसे आप डालते थे? तो मिसगाइड मत कीजिए साहब। 9 साल लगातार इस बात 9 साल देखिए, एक बात समझिए, मास्टर प्लान बार अब चूंकि इस ओकेजन पे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हम राजनीति कर रहे हैं। बात राजनीति की नहीं। देखिए आज सच की बात जानकारी होगी शायद। आज आप राजनीति की बात मत कीजिए, सच की बात। इसमें एलजी साहब का कुछ लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ क्या इशू है। सुनिए भाई, वो बता रहे हैं एलजी साहब को लेने विमलेंदु जी। आईआईटी दिल्ली को कमीशन किया गया था ये स्टडी, एक आईआईटी दिल्ली को कमीशन किया गया था स्टडी। AK गोसाई साहब जो हैं वो उन्होंने पूरा का पूरा ये ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था। उनके बहुत सारे आर्टिकल्स अभी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 8 साल तक उन्होंने काम किया। इसके बाद जो है डेटा मिसमैच के नाम पे उनके पूरे के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद फिर नया प्रपोजल कब बनेगा उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो हर बात पे ये गुमराह, मतलब मुझे नहीं पता कि एलजी साहब ने रोका है। मुझे जैसे कि पब्लिक फोरम से और मिस्टर गोसाई से और बाकी जगहों से जो मुझे पता है कि ये फाइल को डेटा के एब्सेंस से रन किया गया था। के साथ बात करते हैं ना। हाँ, ये बात, ये देखिए, जो मिसमैच की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था मिसमैच है, ये ऑब्जर्वेशंस आए थे मिसमैच है। और आप कहेंगे तो कल एक डिबेट रख लीजिए और सारे लेकर बैठूंगा। अरे भैया, अल्टीमेटली जब फाइल रूट होकर के गया, उनका ये कहना था कि ये इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आए थे, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मिसमैच की जो बात आप कह रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं था। और आप फिर डेटा, आज डिबेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि सारे फैक्ट हमारे पास लेकर के आते हैं। कलवेज भाई रखिए, इसी पर रखिए, मास्टर प्लान पे डिबेट रखिएगा। हम एक एक फैक्ट, एक एक फाइल की मूवमेंट, एक एक ऑब्जर्वेशन आपको मैं रख दूंगा। सच्चाई जनता के सामने आए ना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये जनता के सामने आए कि आखिर किसके इंटेंट के कारण। आपको याद होगा कि 4 साल पहले सबको बुला करके इस फाइल को मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है।
उसके बाद और कहा था कि 15 साल तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को कोविड के समय में भी बस आ गया ना। तो बब्बर साहब 15 साल तक वैक्सीनेशन। सुनिए, आप बताइए आपने कहा था, अच्छा बताइए, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि 15 साल तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी? दिल्ली को गुमराह किया था कि नहीं किया था, बताइए। अरे आपने तो कहा था कि आपकी पॉलिसी गलत थी, आपकी प्लानिंग गलत थी, आपकी एग्जीक्यूशन गलत था। देखो, और ऑक्सीजन के समय में आपने क्या किया? तो आपको बुरा लगेगा। वो फिर वही उसी राजा की कहानी और उसके सिपा सलार। तो मेरे पास ये राजा की कहानी सुना तो बब्बर जी रुक जाइए। संजीव झा जी, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, लौट के आते हैं, कंटिन्यू करिएगा। अभी ये बात अब चली गई है कि इस बाढ़ के लिए एलजी साहब जिम्मेदार हैं। ब्रेक के बाद जरा उसको भी समझते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। दिल्ली जलमग्न है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और उसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे इलाके पानी भर गया है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शाहदरा, ये सारे इलाके जहाँ पे जलमग्न है। आपको मैंने अभी तस्वीर भी दिखाई है, हमारे रिपोर्टर्स ने जाके वहाँ का जायजा भी लिया है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगे और डिबेट घूम के पता नहीं कहाँ एलजी तक पहुँच गई। मैं वापस लेके आता हूँ। संजीव जी, एक सवाल बताइए। अच्छा, मतलब फ्रूटफुल डिस्कशन करते हैं। अब बारिश मान लीजिए ठीक है, पानी कभी ना कभी रिसीड हो ही जाएगा, 1-2 दिन में, 3 दिन में। इसके बाद के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी पानी उतर जाने के बाद? देखिए, वो सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल होनी चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 सेगमेंट है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दिल्ली सरकार, साथ में डीडीए का मास्टर प्लान, और संजीव जी प्लीज वो वाला हम लोग डिस्कस कर चुके, काफी 40 मिनट किया उसमें। अब मैं जानना चाहता हूँ, बाढ़ उतरने के बाद जो व्यवस्था आपको करनी है वो आप क्या करने वाले हैं? नहीं, आप ड्रेनेज प्लान की बात कर रहे हैं? अरे पानी उतर जाएगा, उसके बाद लोगों को रिहैब करना है, पानी व्यवस्था, ये सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा? क्या करने वाले हैं आप ये बताइए। देखिए, तीन चीजें हैं। हालांकि इसमें अभी बीजेपी प्रवक्ता कह भी रहे थे कि आपने टाइम ठीक से आपने इवैक्यूएशन नहीं कराया। भैया, कोई आप एक कैजुअलिटी आपने सुना कि इवैक्यूएशन नहीं होने कैजुअलिटी हुई? इवैक्यूएशन ठीक से करा लिया गया था। पानी उतरने के बाद पहली बात कि जहां जहां जल भरा हुआ पहले उसको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एमसीडी के जरिए जितने भी और अलग अलग फॉगिंग करा करके, चूंकि हो सकता है मॉस्किटो ब्रीडिंग की चीजें होंगी, उससे और भी तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे निजात दिलाने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा। और फिर जो अभी जहां से जिनको लाया गया है उनको रिहैब भी कराया जाएगा। और सभी काम देखिए, पिछले 48 या यूं कह लीजिए कि 72 घंटे से हमारे सभी अधिकारी 24/7 काम कर रहे हैं। हम सब लोग 3 रात से सोए नहीं है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि कैजुअलिटीज नहीं हुई है, इवैक्यूएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की कोई शिकायत आप कहीं से नहीं देंगे। मैं तो धन्यवाद भी करता हूँ पूरे दिल्ली का। मेरे अपने क्षेत्र में पूरे दिल्ली से लोगों को फोन आ रहा है कि हाँ, हम मदद करना चाह रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर ऑब्वियस है काम की जाएगी। हम लोग देखिए संजीदा सरकार है और हमारी जितनी भी एफर्ट लोगों के बेटरमेंट के लिए होगा हम बिल्कुल करेंगे। तो ये तो दिल्ली सरकार के जो सर, ऐसा होता ना, हम लोग बचपन में थे क्या, एग्जाम के साल भर कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम के आसपास आगे दिन रात रट्टा लगा रहे हैं, सुबह से रात तक पूरी रात चाय पी के एग्जाम दे रहे हैं। आप ये सवाल, हम 72 घंटे सोए नहीं है। अरे पहले कर लेते तो सोने की नौबत जागना पड़ता आपको। ये सवाल गलत तब होता नीरज जी जब इवैक्यूएशन नहीं होता, कोई कैजुअलिटी हो जाती। समय पे इवैक्यूएशन करा लिया गया, सभी जगह टेंट की व्यवस्था कर दी गई, सभी जगह खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई, उस पे कहीं से कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सरकार तत्पर होकर काम करे। दिल्ली के लोग जो पानी हमारे बस में नहीं है ना कि हम पानी रोक देंगे, हमारे बस में नहीं है। ये ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता है। क्या ईश्वर कर सकते हैं? ये मैन मेड प्रॉब्लम है संजीव झा जी, हमने और आपने इसको क्रिएट किया है। पानी आना मैनमेड प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता। पानी तो हम बनाते नहीं है। पानी तो अरे सर, अभी आप डिबेट को डिफरेंट लेवल पे लेके चलेगा। मेरे आपको फिलॉसफी समझानी पड़ेगी। बिमलेंदु झा जी, ये प्राकृतिक आपदा है भाई, क्या किया जाए? ये प्राकृतिक, देखिए यही चीज है ना, अभी हर चीज को प्रकृति पे ब्लेम करना। बारिश हुई, लेकिन बारिश जहां पे आपने बारिश के रास्ते में रिंग रोड क्या भगवान ने बना दिया? बारिश हुई, बारिश के रास्ते में जो नॉर्मल ड्रेन था, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज थे यमुना के ऊपर, उसको कंक्रीट करके एनक्रोच क्या भगवान ने कर दिया?
अगर आप पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज देखिए, जो पूरा का फ्लड प्लेन के ऊपर है, वो क्या भगवान ने और प्रकृति ने कर दिया? ये सारे कारण दिल्ली के अंदर जो जमाव है, उसका मुख्य कारण जो है, मैं कह रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा प्लानिंग में फ्लॉ है, इसके गवर्नेंस में फ्लॉ है। एक भी आप ड्रेन दिखा दीजिए दिल्ली का जिसमें कचरा नहीं भरा हुआ है। और ये ड्रेन्स जो है असल में बारिश के पानी कैरी करने वाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हुआ करते थे, जो अब सीवेज कैरी करता है। तो हम हर चीज में सोचेंगे कि बारिश, तब तो फिर कल भूकंप आएगा, तो फिर उसके लिए भी हर चीज पे। और हम अगर मान के चलिए कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के इरा में रहते हैं, पिछले 10 साल 20 साल से हमारी सरकारें जो है दस्तखत करती हैं क्लाइमेट चेंज के डॉक्यूमेंट्स पे, तो हमारा क्या प्रिपरेशन है हीट वेव और फ्रीक वेदर का? हमें तो पता है ना कि ज्यादा बारिश हो सकती है, तो ज्यादा बारिश के लिए हम पहले से तटबंध रहेंगे, या बारिश होने के बाद गुड़गांव में और चंडीगढ़ और दिल्ली में हम फोटो खिंचवाएंगे? आप सारा दोष जो है केजरीवाल सरकार के ऊपर डाल के बच नहीं सकते हैं, है ना? ये आप सुनिए, पहले सवाल सुनिएगा सर। केंद्र सरकार है, देश की राजधानी है, वो इंटरनेशनली उसको लोग देखते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आप इसे बच नहीं सकते हैं कि एक बेहतर प्लान बने, इनके साथ मिलके बनाइए, क्योंकि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, और कम से कम दिल्ली में तो ये स्थिति ना पैदा हो। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारी तरफ से यही इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, दिल्ली में पहले, दिल्ली का इतिहास देखिए, 9 साल से पहले भी ऐसी स्थिति आई जब दिल्ली में नीचे सरकार किसी की और ऊपर सरकार किसी की, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा रहा, क्योंकि मैच्योर तरह की राजनीति लोग करते थे। अब ये पार्टी जब से आई तो ये छछोरी राजनीति करने का काम इन्होंने शुरू किया। चिट्ठी की राजनीति, ब्लेम की राजनीति, मुझे काम नहीं करने देते, ये जो बेचारेपन की, ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की। अब बताइए, दिल्ली पुलिस ने इनको 18 मई से लेकर 30 तारीख तक, 18 अप्रैल से 30 मई तक इनको 19 चिट्ठियां लिखी, बताया कि ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पर काम होने की जरूरत है। ये मीटिंग नहीं करते, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इनको इतना सब करने के बाद में जब ये सरकार सिर्फ एक एजेंडे पे, और मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, भाई मुख्यमंत्री का हिसाब लो ना कि पिछले 365 दिन में वो दिल्ली में रहा कितना है। उसको गुजरात भी जाना है, उसको गोवा भी जाना है, उसको, अरे भाई तुम मुख्यमंत्री, तुम आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर बनो, पार्टी का विस्तार करो ना, और मुख्यमंत्री किसी और को बना दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने कभी नहीं देखा यार, एक भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है और लगातार भागते रहना है। तो ये जब सब हो रहा है, जब आप जी से भी पूछ लीजिएगा कितने दिन देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, आपका नेता प्रचार करते हैं और फिर छुट्टी मारने के लिए देश चले जाते हैं। आपका नेता देश का काम इसलिए तो नहीं हो रहा है। आज ये प्रॉब्लम केवल दिल्ली का नहीं है, ये प्रॉब्लम हरियाणा का भी है, ये प्रॉब्लम यूपी का भी है, ये प्रॉब्लम पंजाब का भी है, ये प्रॉब्लम हिमाचल का भी है। गार्जियन के तौर पर बैठते, कुछ प्लान करते, तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। केवल प्रधानमंत्री देश का काम करते, ये हमें तो, हम बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी थोपने से समाधान नहीं हो जाएगा, भी कोई काम कर लो ना भाई, ट्वीट करने के अलावा भी प्रधानमंत्री बैठेंगे और गार्जियन की तरह काम करेंगे, ट्वीट करने के अलावा भी काम कर लो, चिट्ठी लिखने के अलावा भी काम कर लो। और आप जो है 3 दिन पहले पंचकुला में पॉलिटिकल पार्टी कर रहे थे, आजकल आपको पंजाब का जहाज मिल गया जिसमें आप घूम रहे हो। इसकी कीमत हरियाणा की जनता भी भुगत रही है, भ्रष्टाचार की हद कर दी आपने, भुगत रही है, भ्रष्टाचार की हद कर ली। 450 लोग, 450 लोग रिक्रूट किए आपने। एक एक करके बोलिएगा और अभी रुकिए आप जरा। संचेती जी, ये बिल्कुल अर्जेंट नीड लग रही है आपको? मैं दिल्ली की चर्चा इसलिए आज हो रही है क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा स्थिति है, लेकिन कमोबेश ये स्थिति हर बड़े शहर, छोटे शहर की स्थिति है जहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की हमें ज़रूरत है। और विमलेंदु जी ने एक बहुत अच्छी बात की, जो मैंने भी कहा था कि ये ऐसा नहीं कि अनऑथराइज कॉलोनियों की वजह से, और ये ऑथराइज्ड कॉलोनी है। कैसे ऑथराइजेशन मिल जाता है मुझे तो यही समझ में आता। कोई डीडीए, कोई एनडीए, कोई आरडीए, कोई पीडीए, कोई सीडीए 12 फुट की सड़क के सामने घरों के मकान नक्शा पास कैसे कर देता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। संचेती साहब, कैसे पास हो जाता है? ये कौन सी ये टाउन प्लानिंग ये सरकार है, ये प्लानर है, ये सोच के बैठता है कि 12 फुट की सड़क है और दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मास्टर प्लान की जो थीम है, जो मास्टर प्लान बनाया जाता है वो अगले 20-25 वर्षों के लिए बनाया जाता है। उसका एक कोई उद्देश्य होता है। दिल्ली के लिए भी मास्टर प्लान बना है, डीडीए ने बनाया, डीडीए एग्जीक्यूट कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अब मैं बताऊं कि जो बाइलॉज बनते हैं, चाहे डीडीए बनावे चाहे लोकल बॉडी जो भी बनावे,
अब बाईलॉज बना के जो जहां एक बार कोई जो चीज घुस जाती है कि इसको रेगुलराइज करना, कानून बना के किसी चीज को रेगुलराइज करना, तो वो तो एक ऑथेंटिसिटी ऐसे इलीगल चीजों को देने से जो है ये जो प्रॉब्लम अभी आई है और विमलेंदु जी जाने बताया कि ऐसा नहीं कि कच्ची बस्तियां हैं या जो बसावट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कच्ची बस्तियां हैं, मैंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी कहा, एग्रीकल्चर लैंड पे भी कहा, ये सारे ऐसे हैं जो मास्टर प्लान की जो प्लानिंग होती है उसके खिलाफ में बने हुए हैं। और मैं बताऊं आपको 50% से 60% जो है आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। और नॉट ओनली दिल्ली, मैं बताऊं आपको दिल्ली में फिर भी राज्य जो है कैपिटल सिटी है, अन्य राज्यों में भी, अन्य शहरों में भी जो बना है, अन्य शहरों में मास्टर प्लान बन गए हैं। और ये जो विमलेंदु जी ने जो बताया है कि लॉन्ग रेंज में ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए दिल्ली का, और उसके साथ एनसीआर को भी जो है डॉटेल करना चाहिए, क्योंकि ये खाली दिल्ली की समस्या नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा से पानी आ रहा है और नदी यहाँ से पैदा नहीं हुई, नदी हरियाणा के उधर से आ रही आगे से। तो एनसीआर मतलब रीजनल परिप्रेक्ष्य में फिजियोग्राफी को देखते हुए ड्रेनेज जो नेचुरल ड्रेनेज है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेचुरल ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुए उसमें किया जा सकता है, कितना वाइडन किया जा सकता है। तो ये 50 वर्ष की योजना होनी चाहिए लॉन्ग रेंज। मतलब ये है कि अब 1978 की जो प्रॉब्लम आई है उसके बाद तो ड्रेनेज प्लान बना के उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एग्जीक्यूट ही नहीं किया, वो फाइलें पड़ी रही। तो मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है तो उनको सुन के या तो नया मास्टर प्लान बनना चाहिए ड्रेनेज प्लान, या उसी में कुछ तरमीम करके उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अभी की समस्या तो ठीक है, अभी इमरजेंसी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए, पर अल्टीमेटली दिल्ली की हो चाहे कंट्री की हो चाहे कहीं की भी हो, लॉन्ग रेंज प्लान्स बनने चाहिए। लॉन्ग रेंज प्लान बन गया तो कौन करेगा? उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस में आपको रखने पड़ेंगे। जैसे आपने ड्रेनेज प्लान बना दिया 4000 करोड़ का, तो उसके लिए वो पैसा कहां से आएगा? जी संजय सर, हो गया। अच्छा संजीव जी, समय एकदम खत्म है, आपसे एक सवाल और, चूंकि आपकी सरकार है वहां पे, अब मुझे ये दिवाली के आसपास वो शो करना पड़ेगा क्या पोल्यूशन वाला? अब तो दोनों जगह आपकी है सर, पंजाब में भी दिल्ली में भी। बिल्कुल शो कीजिए, बिल्कुल शो कीजिए, लेकिन दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर। आप ये वादा करिए कि एक्यूआई नीचे रहेगी, पराली नहीं जलेगी पंजाब में इस बार। बिल्कुल शो कीजिए, दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर का शो कीजिए। और बिल्कुल हमने पिछली बार कहा था कि पराली इस बार, पिछली बार थोड़ी कम जली थी, इस बार बिल्कुल नहीं जलेगी। और पराली से अगर पॉल्यूशन कम हो सकता है तो हम बिल्कुल पॉल्यूशन कम करने को कम किया है। दिल्ली का आबो हवा अगर पिछले साल से तुलना करें तो साफ हुआ है, इसको और बेहतर करेंगे। तो लेकिन मैं देखिए, हवा कोई बाउंड्री नहीं है कि दिल्ली में ठीक कर लेंगे तो कोई सरकार बनने से पहले भी नहीं थी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नदियाँ किसी के कंट्रोल में थोड़ी होती हैं। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप बिल्कुल भाग रहे हैं। मैंने पिछली बार भी शो किया था, कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं जलेगी। अरे 4 महीने की सरकार से अब क्या उम्मीद है सब कुछ खत्म कर देंगे? नहीं हो सकता, इस बार समय मिला है जी। अच्छा 10 सेकंड विमलेंदु जी के लिए, उसका ब्रेक लेना मुझे। विमलेंदु जी 10 सेकंड, आप क्या इशारा कर रहे हैं बताइए फटाफट जल्दी से। जी मैं ये कह रहा था कि दिल्ली की अगर हवा साफ हुई है तो वो बारिश के कारण साफ हुई है, लेकिन उसका वो क्रेडिट खुद लेंगे। और अभी जो तबाही हुई है जो सरकार के कारण हुई है, उसका क्रेडिट वो भगवान जी को और प्रकृति को देना चाहते हैं। यही समस्या है, अतिक्रमण हो रहा है, नदियां सक्रिय हो रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, मास्टर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वोट के चक्कर में लोगों की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज किसी भी तरीके से बन गई हो तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है। उम्मीद करनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि आप स्वयं अपने लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये समस्याएं और बढ़ेंगी। प्रकृति के साथ अगर आप बहुत खिलवाड़ करेंगे, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि सरकारें, लोग सब मिलकर इस बात को समझें, क्योंकि ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ये भी सच है। लेकिन ये कह देना कि ये पानी तो ऊपर से बरस रहा है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं, नदियों की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता, हवा की कोई बाउंड्री नहीं बन सकती, तो फिर जावेद अख्तर का वो गाना सुनते रहिए, ऐश करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।